हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए अमेंडमेंट के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं हम। सर हमने चैप्टर नंबर 9 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे वो सब कवर कर लिए हैं। आपका शायद कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, माहौल बन रहा है, एंड सर आपकी जो स्पीड है पढ़ाई की वो अब और बढ़ रही है पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, माहौल के साथ। आइए सरकार आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की। सर ये चैप्टर नंबर 10 में जो अमेंडमेंट हुआ, सर कुछ नहीं, सिंपल सा पॉइंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सर अगर आप ओनली गुड्स के सप्लायर है, इफ यू आर डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ऐसे केस में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 40 lakhs। है ना बेटा? पर उसमें एक्सेप्शन था कि अगर आप फॉलोइंग गुड्स के सप्लायर है, अगर आप फॉलोइंग गुड्स के सप्लायर है, भले आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर अगर आप फॉलोइंग गुड्स को सप्लाई करते हो तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ 40 lakh थ्रेशोल्ड लिमिट। सर उसमें हमने गुड्स पढ़ा था फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। क्लियर? सर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें जैसा हमने कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा था, सेम अमेंडमेंट यह हुआ कि सर फ्लाई ऐश एग्रीगेट के साथ में 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट हो या ना हो, अगर फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स को आप बेच रहे हो, वेदर यू आर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, भले 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट हो या ना हो, और फ्लाई ऐश ब्लॉक्स के अगर आप सप्लायर है, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ 40 lakh लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर? अच्छा, सेम अमेंडमेंट हमने कंपोजिशन स्कीम में भी पढ़ा था बेटा, बस वहां और यहां फर्क क्या है? कंपोजिशन स्कीम में इन एलिजिबल पढ़ा था यू शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज गुड्स। यहां लिखा है यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, भले आप ट्रेडर हो या भले आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर इन गुड्स के सप्लायर हो तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्लियर? और इनमें वो एरेटेड वाटर वाला पॉइंट नहीं लिखा है सर, मतलब एरेटेड वाटर के अगर आप सप्लायर है तो आप 40 lakh का बेनिफिट ले सकते हो, एरेटेड वाटर विद स्वीटनिंग मटेरियल और शुगर। याद आया बेटा? पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला। पर अगर आप एरेटेड वाटर, थम्स अप, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक के मैन्युफैक्चरर है तो कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये कोई अमेंडमेंट नहीं था, मैं तो जस्ट आपके कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूं सर। ओके सरकार, तो कुल मिला के अमेंडमेंट हुआ कि फ्लाई ऐश एग्रीगेट में 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट हो या ना हो, अगर आप उसके सप्लायर है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ 40 lakh थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। माहौल सरकार, आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर हमने पढ़ा है कि किन किन केसेस में प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, सर्कमस्टेंसेस व्हेन प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। उसमें अमेंडमेंट ये हुआ है साहब, सुनना सर, पहले हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपने कंटिन्यूसली फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव 6 consecutive मंथ के लिए रिटर्न फाइल नहीं किए तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। ये हमने पढ़ा हुआ है, सेम अभी भी है, पर सर थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है। सर अगर आप एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसने QRMP स्कीम नहीं ले रखा है, नॉर्मल मंथली रिटर्न आप फाइल करते हो, तो आपने कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ के लिए, कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ के रिटर्न फाइल नहीं किए, योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। पर अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी है तो आप पे तो आप मंथली रिटर्न फाइल नहीं करते बेटा, वहां तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो। तो वहां बोल दिया कि अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर के रिटर्न फाइल नहीं किए, रिटर्न मतलब 3B, तो ऐसे केस में योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर? सर देख लीजिए दोनों पॉइंट को एक बार आप, तो QRMP के लिए अलग से पॉइंट बोल दिया, एक तरह से ये समझ लीजिए आप। अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहले H पॉइंट पढ़िए, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न्स ऑन मंथली बेसिस हैज नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। कंटिन्यूअस 6 मंथ के आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। पहले भी यही था सर। अभी QRMP स्कीम वालों के लिए थोड़ी सी कहानी में बदलाव कर दिया और बोल दिया क्या, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस हैज नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड्स। टैक्स पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके लिए आप रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो। और सर QRMP स्कीम वालों के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, तो 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने। तो सर 6 मंथ बोलना इनके लिए सही नहीं था, इसलिए 2 टैक्स पीरियड बोल दिया इनके लिए, क्योंकि QRMP स्कीम ले रखी तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो। ऐसे देखा जाए तो कोई मेजर चेंज नहीं हुआ सर। क्लियर? सर पर यहां पर कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए चेंज हुआ है। सर जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम ले रखी, आपको पता है उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर GSTR 4, और वो भी एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, मतलब साल में एक बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है, वो भी ईयर एंड के बाद 30 अप्रैल या उससे पहले। तो पहले यहां पे कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए लिखा था कि अगर आपने 3 रिटर्न्स, कॉन्जिक्यूटिव 3 रिटर्न्स फाइल नहीं किए, कॉन्जिक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं किए, तो योर रजिस्ट्रेशन विल बी लायबल टू बी कैंसल। मतलब 3 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे सर, क्योंकि सर एनुअल इनको एक रिटर्न ही फाइल करना पड़ता है, इसलिए वो प्रोविजन एक तरह से रिडंडेंट हो रहा था, काम का नहीं था सर। डिपार्टमेंट इतना 3 साल थोड़ा वेट करेगा रिटर्न फाइलिंग के लिए आपका यार। इसलिए यहां पर अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या, अगर आप एक कंपोजिशन स्कीम डीलर हो, सप्लायर हो,
जिसने भले सर्विस सप्लायर हो या भले गुड्स का सप्लायर हो, जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है साहब, उसने अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से 3 महीने एक्सपायर हो गए और रिटर्न फाइल नहीं किया, योर रजिस्ट्रेशन विल बी लायबल टू बी कैंसिल्ड। 3 मंथ लिख दिया केवल सर। पढ़िए सर इस पॉइंट को। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। क्लियर? पहले रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड था, इसको काट दिया। ओके, ओमिट कर दिया, अमेंड कर दिया सर फाइनेंस एक्ट 2022 से। ओके, तो आपने बियॉन्ड 3 मंथ्स मतलब ड्यू डेट से 3 महीने एक्सपायर हो गए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए, तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। सर कोई टफ अमेंडमेंट नहीं बच्चा, अच्छा अमेंडमेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम का पॉइंट है, पर टफ नहीं है। क्लियर? तो सर आपने इतने सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी पढ़ लिए, मोर देन 50% कवरेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है आप लोग, और आपके लिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहे और हमेशा डे बाय डे इंक्रीज हो बेटा। आइए सरकार अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं हम सर। सर हमने पढ़ा है रूल नंबर 21 सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर? सर अब उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया है रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 4 में। प्रोवाइजो ऐड क्या मैं तुम्हें समझाता हूं। सिंपल सा पॉइंट ये है, सब रूल नंबर 4 है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। भाई आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी कैंसिल जब होता है उससे पहले एक बार आपका रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं। हाँ है ना सर? फिर कम्युनिकेशन चलता है डिपार्टमेंट की तरफ से, नोटिस, फिर आपका रिप्लाई, फिर ऑर्डर आएगा सर, उसके बाद कैंसिल करना कि नहीं करना उसका डिसीजन होगा सर। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड यहां पे प्रोवाइजो में ऐड किया कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था अंडर सब रूल नंबर 2A, और सस्पेंशन का रीजन क्या था, वही नॉन फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न जो अभी हमने पढ़ा बेटा। ये 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, या अगर आप QRMP स्कीम वाले हो तो 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं किए, या अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न से 3 महीने एक्सपायर हो गए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड, और उस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ था, सस्पेंड हुआ था। अब सस्पेंड तो हो गया, पर प्रॉपर ऑफिसर ने अब तक कैंसिलेशन का ऑर्डर पास नहीं किया। उससे पहले ही अगर आपने अगर अपने सारे रिटर्न फाइल कर दिए जो पेंडिंग रिटर्न थे जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन अभी सस्पेंड हुआ है सर, वो सारे रिटर्न फाइल कर दिए, मतलब क्या हुआ, देखो रिटर्न फाइल करना पेंडिंग था, इसका मतलब कि आपका टैक्स पे करना पेंडिंग था। क्लियर? और आपने रिटर्न वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया, मतलब आपने अपना टैक्स पेमेंट कर दिया है, इंटरेस्ट पे कर दिया है, आपने लेट फाइलिंग फी पे कर दी और रिटर्न सबमिट कर दिया। सरकार को और क्या चाहिए? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके वो कर क्या लेंगे सर? दे वांट कि एसएससी ट्रैक पे आ जाए, हमारा टैक्स टाइमली पे करे, रिटर्न टाइमली सबमिट कर दे, दैट्स इट। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था ड्यू टू दिस रीजन, और आपने बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर अगर आपने ये रिटर्न सारे फाइल कर दिए, अपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया, तो आपका जो सस्पेंशन था वो ऑटोमेटिक वैकेट हो जाएगा, एंड सर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवाइव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ये प्रोवाइजो ऐड किया, ऑटोमेटिकली आपका रिवाइव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, आपको इसके लिए कोई अप्लाई भी नहीं करना है सर। ये पढ़िए सर। फर्दर, where the registration has been suspended under sub rule number 2A for the contravention of the provisions contained in section number 29 subsection 2 clause number B and clause number C ब्रैकेट में लिखा that is due to non furnishing of the returns by regular taxpayer और composition taxpayer for the prescribed tax period, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एंड मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न की वजह से, एंड द रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ऑलरेडी बीन कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। कैंसिल तक नहीं हुआ साहब, ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो ऐसे केस में द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन फर्निशिंग ऑफ ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स। आप जैसे ही पेंडिंग रिटर्न सारे सबमिट कर देंगे सर, ये मान लेंगे कि आपका सॉरी आपका सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक क्या हो गया, वैकेट हो गया, और सर आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया, लाइव हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। हां, पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया तो सर ऐसे केस में तो आपको पता है कि सर अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके बाद में आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो सेपरेट रूल दे रखा, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर आपने बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर ही सारे रिटर्न्स वगैरह फाइल कर दिए तो फिर रिवोकेशन वगैरह के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है सर। जो सस्पेंशन ऑर्डर का वो भी वैकेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं सर। भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द पॉइंट सर। आओ मालिक, नेक्स्ट बात करते हैं
टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन नंबर 52। सर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को ईसीओस को एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करने का ड्यू डेट क्या है बेटा? 31 दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? ओके, ये आपको पता है। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो सर एवरी मंथ जो टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 8 मंथली स्टेटमेंट सबमिट किया। आपको पता है इधर से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 10 तारीख तक मंथली बेस पर 10 तारीख तक नेक्स्ट मंथ की 10 तक अपना जीएसटीआर 8 सबमिट करेगा। इधर से सप्लायर्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे लिस्टेड है वो अपना जीएसटीआर 1 सबमिट करेंगे और दोनों में अगर डिस्क्रिपेंसी पाई गई, हाँ है ना बेटा, तो ऐसे केस में सर या तो सप्लायर की गलती थी वो अपने जीएसटीआर 1 में रेक्टिफिकेशन करेगा इन द सब्सिक्वेंट पीरियड्स, और अगर सप्लायर की गलती नहीं थी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा बेटा। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर? अब सर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से कोई गलती हो गई, ओमिशन हो गई, मिस्टेक हो गई साहब, उसको रेक्टिफाई कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उसने जो मंथली रिटर्न सबमिट किया, मंथली स्टेटमेंट जो सबमिट किया, उसमें अगर कोई गलती हो गई उस गलती को रेक्टिफाई कर सकता है इन द सब्सिक्वेंट पीरियड्स। अब सब्सिक्वेंट पीरियड में रेक्टिफाई कर सकता है तो कब तक? आपको पता है रिटर्न तो रिवाइज नहीं होता, रेक्टिफिकेशन हो सकता है सर। रेक्टिफिकेशन कब तक? वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है सर आगे हम और पढ़ेंगे हर जगह। पहले क्या था सर टाइम लिमिट? सर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, है ना। अब सर वो सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट को चेंज करके 30 नवंबर लिख दिया बेटा। आगे भी हम पढ़ेंगे क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट, रिटर्न को रेक्टिफाई करने का टाइम लिमिट, सब जगह ये 30 नवंबर हो गया है साहब। क्लियर? तो सर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सितंबर मंथ का रिटर्न हट गया है 30 नवंबर। यही हमने सेक्शन में 16(4) में भी पढ़ा था सर। तो अब यहाँ पे भी यही सेम चेंज कर दिया है 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। उस दिन तक आप क्या कर सकते हो? आपकी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का टाइम लिमिट बढ़ा दिया साहब। तो नवंबर महीने का जो स्टेटमेंट सबमिट करेगा वो, तो सर नवंबर महीने का जो स्टेटमेंट सबमिट करेगा मतलब एज ऑन 30 नवंबर कर रहा है बेटा वो, तो 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ द एनुअल स्टेटमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द लास्ट डेट जब तक वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है। भारत माता की जय। क्लियर सर? देन अच्छा, वो डायरेक्ट पोर्शन था, ये एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में जो मैंने पॉइंट दे रखा था वहां पे वो सेम बात लिखी हुई सर। वो डायरेक्ट पोर्शन था, ये अपने एनालिटिकल पॉइंट में लिखा था सर। देन एक और ध्यान रखिए, रूल नंबर 79 हेडिंग पढ़िए, डिलीट हो गया सर। कम्युनिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन डिटेल फर्निश्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड द सप्लायर। अभी हमने जैसे बात करा कि सर ईसीओ अपना जीएसटीआर 8 सबमिट करेगा, सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, दोनों को डिपार्टमेंट मैच करेगा और डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो सर उसको या तो सप्लायर रेक्टिफाई करेगा या फिर ईसीओ रेक्टिफाई करेगा। और हाँ है ना भाई सर। अब इसके लिए रूल नंबर 79 में मैचिंग का कॉन्सेप्ट दे रखा था, उसका मैचिंग का प्रोसीजर दे रखा था सर कि इधर से MIS 03 की रिपोर्ट जाएगी, उधर से वो MIS 04 का रिपोर्ट जाएगा। अरे हाँ है ना। पर सर प्रैक्टिकली सिंस आपको पता है जीएसटीआर 2 और 3 ऑपरेटिव नहीं है सर, इसलिए वो मैचिंग मिसमैचिंग का जो प्रोसीजर था MIS 3-4 वाला वो भी ऑपरेटिव नहीं था। इसलिए रूल नंबर 79 को क्या कर दिया? ओमिट कर दिया। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो अभी भी है पर उसका जो प्रोसीजर था रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के थ्रू वो रिडंडेंट था, काम का नहीं था। वो रिडंडेंट होने की वजह से डिपार्टमेंट ने इस रूल नंबर 79 को डिलीट कर दिया सर। क्लियर? ठीक है, कोई खास बात नहीं सर। बाकी मैचिंग कॉन्सेप्ट तो अभी भी है सर। आइए सरकार नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स की तरफ बढ़ते हैं सर हम। सबसे पहली बात कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को जब रिचार्ज कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब अमाउंट जमा कराएंगे तो मोड ऑफ डिपॉजिट क्या था? ऑनलाइन मोड दे रखा है जिसमें विदाउट एनी लिमिट आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। उसमें IMPS और UPI को भी ऐड कर दिया है। पहले क्या कहते बेटा? इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो टैक्स का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, प्लस अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब UPI फ्रॉम एनी बैंक और IMPS फ्रॉम एनी बैंक, ये 2 मोड भी ऐड कर दिए हैं फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्लियर? तो ये 4 मोड हो गए ऑनलाइन पेमेंट के लिए बेटा। अच्छा, ऑफलाइन के लिए NEFT सर या RTGS, ओवर द काउंटर अप टू 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड एंड एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सही है।
क्लियर? कुल मिला के यूपीआई और आईएमपीएस भी ऐड कर दिया है ऑनलाइन मोड में सर, कोई खास बात नहीं। आओ बच्चों, एक मस्त अमेंडमेंट हुआ है, अच्छा वेलकम अमेंडमेंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, समझाता हूं तुम्हें, टफ नहीं है, मस्त है। अरे टफ तो कुछ भी नहीं है यार, आप मस्त हो तो प्रोविजन ही मस्त है। क्लियर? और मस्त समझ में आएगा आपको, कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए हमेशा चीजों को, रटना नहीं साहब। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो मेजर हेड वाइज माइनर हेड वाइज आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। मेजर हेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस। माइनर हेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, एनी अदर अमाउंट पेएबल। ओके, अब सर जब आपकी लायबिलिटी आती है तो आपको रेस्पेक्टिव मेजर हेड वाइज माइनर हेड वाइज अमाउंट आपको पे करना होता है, इसलिए आपको रेस्पेक्टिव मेजर हेड और माइनर हेड वाइज आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, चालान फिल करके रेस्पेक्टिव हेड वाइज माइनर हेड वाइज आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये था, ये आपको आता जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि अगर मान लो सीजीएसटी के टैक्स वाले माइनर हेड में कोई अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा है और साहब मेरे को एसजीएसटी के इंटरेस्ट वाले हेड में कोई अमाउंट चाहिए, वह कम पड़ रहा है, तो क्या यहां से वहां फंड ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? तो आंसर इज यस। ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन टू मेजर हेड्स एंड फ्रॉम वन मेजर हेड टू अनदर मेजर हेड इन एनी ऑफ द माइनर हेड इज अलाउड। ये आपने भी पढ़ा हुआ है, हमने भी पढ़ा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर्म नंबर पीएमटी 09 के थ्रू आप कर सकते हो ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर करो, फिर रेस्पेक्टिव मेजर हेड के माइनर हेड में अगर फंड चला जाए उसके आप उसको यूज करके आप पेमेंट कर दो, टैक्स का, इंटरेस्ट का, जो भी पे करना है करो। अब अमेंडमेंट करके ये किया कि मान लो सेम पेन नंबर पे मेरा एक डिस्टिंक्ट पर्सन है सर। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है साहब? दो जीएसटी नंबर हैविंग द सेम पेन नंबर। अरे है ना, मान लो मेरा एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, दूसरा ब्रांच है राजस्थान में, सर दोनों का जीएसटी नंबर अलग अलग है बेटा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो मेजर हेड और माइनर हेड में जो आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो, ये मान लो महाराष्ट्र वाली ब्रांच में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फंड्स एक्स्ट्रा पड़ा है और इधर राजस्थान वाली ब्रांच में सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट नहीं है और टैक्स की लायबिलिटी आ रही है राजस्थान ब्रांच में, वहां पे लायबिलिटी नहीं है, कम है लायबिलिटी, सर एक्सेस बैलेंस वहां कैश लेजर में पड़ा है। क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूं, आईटीसी तो कभी ट्रांसफर नहीं होता है सर, क्या कैश लेजर जो वहां है वहां से मैं अमाउंट यहां ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? सवाल ये, जीएसटी नंबर चेंज हो गया सर। तो ऐसा पहले नहीं होता था, अब अलाउ कर दिया है, ये अमेंडमेंट हुआ ऐसा, और कोई अमेंडमेंट नहीं खास। अच्छा लॉजिक समझिए, अगर मान लो ये अलाउ नहीं होता तो एसएससी क्या करता है तो खुद का पैसा ही बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो रिफंड लेता, उसके बैंक अकाउंट में आता, फिर इधर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो जमा करा देता अमाउंट। भाई महाराष्ट्र के कैश लेजर से रिफंड लेके राजस्थान के कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट कर देता, क्या प्रॉब्लम थी उसको? कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा, पर अननेसेसरी प्रोसीजर तो बढ़ रहा था ना, एसएससी का टाइम तो खराब हो रहा था सर, इसलिए डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल में सिस्टम को अपग्रेड किया और फॉर्म नंबर पीएमटी 09A का नंबर का फॉर्म 9A फॉर्म इंट्रोड्यूस किया और बोल दिया क्या, आप वन GSTN टू अनदर GSTN ऑफ द सेम पेन नंबर, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के CGST और IGST के CGST और IGST के किसी भी माइनर हेड में अगर फंड है तो आप अपने दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को CGST और IGST के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर आप कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं साहब। SGST में नहीं होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग हो रही है साहब, उधर राजस्थान गवर्नमेंट अलग है, इधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग है, दोनों का आपस में अकाउंट सेटलमेंट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो SGST में अगर एक्स्ट्रा पैसा हो तो एस से पहले सी में ट्रांसफर कर दो और फिर सी में लेके CGST का अमाउंट ट्रांसफर कर दो, कहां पर? डिस्टिंक्ट पर्सन के CGST में IGST में, बेटा क्या फर्क पड़ रहा है? क्लियर, समझे मेरी बात? तो सर इससे क्या इंटर गवर्नमेंट अकाउंट सेटलमेंट बहुत इजी हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सर मेरा पॉइंट आपसे यह है कि अमेंडमेंट क्या हुआ कि महाराष्ट्र ब्रांच में अगर कैश लेजर में फंड एक्स्ट्रा पड़ा है CGST या IGST के किसी भी माइनर हेड में, दैट कैन बी ट्रांसफर टू CGST और IGST ऑफ द एनी अदर GST नंबर ऑफ द सेम पेन नंबर, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? जो ट्रांसफर है भाई महाराष्ट्र ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है, उसकी कोई
अनपेड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। खुद की अनपेड लायबिलिटी और फंड आप इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो, खुद का लायबिलिटी तो पे करो पहले। तो बस ये कंडीशन लगाई कि सर हाउएवर, ये देखिए, हाउएवर नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज नंबर बी, बी मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन को, shall be allowed if the said registered person has unpaid liability in his electronic liability register। अगर खुद का liability पेंडिंग है तो पहले उसको पे कर भाई, फिर दूसरी जीएसटी नंबर को फंड ट्रांसफर कर। क्लियर, डन। तो सर ये यहाँ पे रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके इन्होंने बस एक चीज ऐड कर दी कि डिस्टिंक्ट पर्सन को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो सीजीएसटी और आईजीएसटी में बेटा। क्लियर, डन। माहौल यही मैंने यहाँ पे एनालिसिस में अपने वर्ड्स में लिखा है, यही यहाँ पे लिखा है सर। और इसी के बेस पे एक इलस्ट्रेशन नंबर 1A भी ऐड कर दिया, सो दैट आप कंफर्टेबली इसको समझ पाए बेटा। आओ बच्चों अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर की यूटिलाइजेशन को लेके एक छोटा सा सर्कुलर इश्यू हुआ, कोई खास नहीं। अच्छा, इसमें से 90% पॉइंट ऑलरेडी आपको आते हैं। इश्यू नंबर 1, और जो 10% जो नहीं आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, देखना आप सोचेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा आपको। Whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making payment of any tax under the GST law। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर आपके पास आईटीसी है तो क्या कोई भी लायबिलिटी जो होती है उसको पे करने में काम आता है? तो सबसे पहली बात तो ये बेटा, आप बोलेंगे ठीक है सर, आपकी टैक्स की लायबिलिटी होती है, टैक्स की लायबिलिटी उसको पे करने में काम आ जाएगा। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर अमाउंट पेबल जो होता है उसको आपको कैश के थ्रू ही पे करना होता है, उसके लिए आप क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते। अग्रीड। अब एक और बात सर, क्वेश्चन ये आया कि अगर मान लो कभी कोई लायबिलिटी डिटरमाइन हुई, सेल्फ असेसमेंट करके आपने बताया कितनी लायबिलिटी है, उसको पे करने के लिए आपने क्रेडिट यूज किया और बैलेंस पे करा, भारत माता की जय। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये आता है बेटा कि अगर मान लो जनवरी महीने की लायबिलिटी डिपार्टमेंट ने अजटन करी है। अरे किसने अजटन करी बेटा? डिपार्टमेंट ने। अब सर डिपार्टमेंट ने अगर टैक्स लायबिलिटी अजटन करी है, मतलब सर कोई डिमांड रेज हुआ सर मेरे अगेंस्ट, मैंने कोई टैक्स कम पे किया था, असेसमेंट हुआ सर, डिपार्टमेंट ने रीअसेस किया, जो भी किया सर, प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने मेरे को बताया कि भाई साहब जनवरी महीने का आपका 5 लाख का लायबिलिटी एक्स्ट्रा है, 5 लाख का लायबिलिटी एक्स्ट्रा आपने पे नहीं किया है, पे करो। अब जनवरी महीने का 5 लाख का लायबिलिटी है और जनवरी महीने का मेरे पास आईटीसी ऑलरेडी 3 लाख रुपए पड़ा है ना। देखो जनवरी महीने की लायबिलिटी को पे करने के लिए फरवरी का क्रेडिट यूज नहीं कर सकते आप, पर जनवरी महीने की लायबिलिटी को पे करने के लिए जनवरी का क्रेडिट पड़ा है। पर क्वेश्चन ये आया कि लायबिलिटी वाज अजटन बाय द डिपार्टमेंट, क्या उस डिपार्टमेंट की लायबिलिटी को पे करने के लिए डिपार्टमेंट ने जो लायबिलिटी अजटन करी इन एनी प्रोसीडिंग, डिमांड ऑर्डर आया, अपील में था, मर्डर जो भी था, उसको पे करने के लिए आईटीसी अगर अवेलेबल था उस पीरियड का, उस टाइम पे, तो क्या वो यूज हो सकता है? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। भली लायबिलिटी, whether the liability was self assessed in the return or payable as a consequence of any proceedings instituted under the GST laws by the department। क्लियर, डन। समझे मेरी बात बच्चों? आवाज नहीं आ रही होई? ठीक सर। अच्छा, फर्दर एक बात और भाई साहब, मान लो मैंने कोई ऐसा इनवर्स अप्लाई लिया जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मेरी खुद की लायबिलिटी आती है। मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने ऐसा कोई इनवर्स अप्लाई लिया है जिसपे मेरी खुद की लायबिलिटी आती है टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, तो क्या उस रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास अगर कोई आईटीसी पड़ा है तो आईटीसी यूज कर सकता हूं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, क्योंकि वो आपका आउटपुट टैक्स नहीं, दैट इज योर इनवर्ट टैक्स। क्लियर, दैट इज योर इनवर्ट सप्लाई, नॉट योर आउटपुट सप्लाई। क्लियर। और सर वो जो टैक्स पे किया है, अगर दैट इनवर्ट सप्लाई इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो वो टैक्स पे करके उसका आप आईटीसी ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, पर उसको पे करने के लिए कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट योर आउटपुट लायबिलिटी, दैट इज योर इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई में जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो है बेटा। क्लियर, ठीक है सर, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ बात। इश्यू नंबर 2, whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making payment of any liability other than tax under the GST law। भाई साहब क्रेडिट को यूज कर सकते हो केवल टैक्स को पे करने के लिए। एनी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द सेड एक्ट, इसके लिए आप क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते हो, ये तो आपको पता है। प्लस एक बात और है बेटा, ये पढ़िए, सॉरी ये देखिए, सिमिलरली
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एरोनियस रिफंड सैंक्शन टू दिस टैक्स पेयर वेयर सच रिफंड वो सैंक्शन इन कैश। भाई आपको कभी रिफंड मिला डिपार्टमेंट से कैश लेजर में, अब वो रिफंड जो था बाद में डिटरमाइन हुआ कि ये गलत रिफंड था, एरोनियस रिफंड था, ये रिफंड आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना है। अब वो गवर्नमेंट को जब आप वापस पे करने जा रहे हो तब ऐसे केस में सर उसको वापस से पे करने के लिए क्या आप क्रेडिट यूज कर सकते हो क्या? नहीं यार, दैट इज नॉट योर आउटपुट लायबिलिटी यार। जो एरोनियस रिफंड आपको कैश में मिला दैट हैज टू बी पेड बैक टू द डिपार्टमेंट इन कैश ओनली बेटा। हाँ, आपको जो रिफंड मिला था वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हुआ था और पता पड़ा कि वो गलत दिया था रिफंड, तो वो आप वापस से क्रेडिट लेजर को रिवर्स कर देना, वो एक अलग बात है सर। बाकी कैश में अगर रिफंड मिला है तो सर आपको कैश में पे करना है, उसको पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। क्लियर? डन। इश्यू नंबर 3, whether the amount available in electronic cash ledger whether the amount available in electronic cash ledger can be used for making payment of any liability under the GST law। सर कैश लेजर का अगर अमाउंट है तो सर आपको पता है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, एनी अदर अमाउंट पेएबल उसके लिए यूज कर सकते हो। पढ़ लीजिए सर, एज पर सेक्शन नंबर 49(3), ठीक है, सेक्शन नंबर सबसेक्शन नंबर याद नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं सर। द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under the provisions of the GST law। Clear? Done। तो ये क्लेरिफिकेशन थे, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आइए मालिक सर, एक रूल नंबर 86 में सब रूल नंबर 4B ऐड किया। अब सब रूल नंबर 4B क्या ऐड किया वो समझने की कोशिश करना सर। सर अगर मान लो आपको कभी रिफंड मिला, समझना, मान लो आपने जीरो डेट सप्लाई किया या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस था और आपको आईटीसी का रिफंड मिल गया, 10 लाख का आईटीसी का रिफंड मिला मान लो आपको। अब 10 लाख का जो रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया होगा, देखो ये रूल अपना समझ में आएगा अगर ये बात समझ ली तो आपने 10 लाख के रिफंड के लिए जब अप्लाई किया होगा उस टाइम पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो अमाउंट कम कर देते, डेबिट कर देते सर, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे आपके आईटीसी अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए, उतना बैलेंस था। अब 10 लाख के लिए रिफंड के लिए अप्लाई किया, 10 लाख को उस अकाउंट से कम कर देंगे, फिर आपको रिफंड दिया जाएगा ना यार। पता पड़ा उधर आईटीसी अकाउंट में बैलेंस भी 10 लाख है, उधर रिफंड कैश में मिल भी गया बेटा। इसलिए जैसे आप अप्लाई करते हो रिफंड के लिए क्रेडिट लेजर में से 10 लाख रुपए का अमाउंट इस एग्जांपल में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कम कर देंगे एंड दैट विल बी रिफंडेड टू यू अगर रिफंड मिलता है आपको तो। अब मान लो बाद में पता पड़ा कि नहीं ये रिफंड तो नहीं मिलना चाहिए था साहब, एरोनियस रिफंड था, और आपने क्या किया, वो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को वापस से पे कर दिए। अब 10 लाख अगर आपने गवर्नमेंट को वापस से पे कर दिए तो सर वो जो 10 लाख रुपए आपके क्रेडिट लेजर से कम किए थे वो 10 लाख रुपए वापस से डिपार्टमेंट को क्रेडिट लेजर में डालने तो पड़ेंगे ना सर। रिफंड गलत था, क्रेडिट गलत नहीं था। द आईटीसी व्हिच यू हैड अवेल्ड वाज करेक्ट। वो तो उस आईटीसी का आपने रिफंड क्लेम किया, इसलिए उस आईटीसी अकाउंट से 10 लाख रुपए कम किए, वहां से निकाल के आपको रिफंड दे दिया। अब मान लो पता पड़ा कि नहीं रिफंड तो नहीं मिलना चाहिए था भाई, क्रेडिट है वो ठीक है, रिफंड तो नहीं मिलना चाहिए था, तो आपने क्या किया, वो 10 लाख का अमाउंट वापस से गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो सर दैट अमाउंट शुड बी रिक्रेडिटेड बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ना यार। उसके लिए रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4B इंसर्ट किया और बोला कि हाँ भाई हाँ, सच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पढ़ लीजिए सर इसको, आई होप समझ में आया बात। Where a registered person deposits the amount of erroneous refund, डिपॉजिट कर दिया उसने बेटा, amount of erroneous refund which is refund of unutilized ITC or of IGST paid on export of goods। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एरोनियस रिफंड का अमाउंट डिपॉजिट कर देता है along with applicable interest and penalty through form number GST DRC 03, GST DRC 03 is the form जिसके थ्रू आप इस तरह की डिमांड वगैरह पे करते हो। पे कर दिया भाई by debiting his electronic cash ledger के थ्रू पे कर दिया आपने on his own और on being pointed out। भाई भले ही खुद ने वॉलंटरली पे कर दिया, गलत रिफंड था भाई वापस ले लो, या डिपार्टमेंट ने बताया और आपने पे कर दिया, then an amount equivalent to the amount of erroneous refund deposited by the registered person shall be recredited back to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in form number GST PMT 03A। क्लियर कि भाई जो आपको एरोनियस रिफंड मिल गया था क्रेडिट का, वो आपने अगर गवर्नमेंट को वापस से पे कर दिया तो दैट अमाउंट विल बी रिक्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्योंकि क्रेडिट लेना गलत नहीं था,
क्रेडिट तो आपने सही ली थी, वो तो आप रिफंड देना गलत हो गया आपकी तरफ से, तो रिफंड का अमाउंट जो आपको गलत मिला वो आपने गवर्नमेंट को वापस से पे कर दिया और वापस से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट डाल दिया। कुल मिला के क्रेडिट लेजर से निकाल के पैसा आपको दिया, फिर पता पड़ा कि क्रेडिट लेजर से निकाल के पैसा नहीं देना था आपको, क्रेडिट लेजर में रखना था साहब, तो आपने वापस पैसा गवर्नमेंट को दे दिया और उन्होंने वापस से क्रेडिट में डाल दिया। दैट्स इट। आओ सर अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ लेते सर हम। अच्छा अगला अमेंडमेंट क्या है सर? डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर ये वर्ड्स डिलीट किए। देखो सर क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच अंडर सेक्शन 42, 43 एंड 50। सर कभी भी मिसमैच अगर आएगा तो सर आपकी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में डाल देंगे, पर अब मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट ही डिलीट हो चुका है सर, आपको पता है सर। जीएसटीआर 2 फाइल ही नहीं होता है, जीएसटीआर 3 फाइल ही नहीं होता है, तो जीएसटीआर 1 सप्लायर फाइल करेगा, आपके 2B में क्रेडिट आएगी, जितनी क्रेडिट आएगी उतनी आप ले पाएंगे। जीएसटीआर 2 का फंडा ही नहीं है, मैचिंग मिसमैचिंग का सिस्टम ही उड़ा दिया, सेक्शन में 42, 43 डिलीट ही कर दिया सर इन्होंने। सेक्शन 42, 43 डिलीट ही कर दिया, तो उसका रेफरेंस जहां जा रहा था वो लाइन भी डिलीट करी, क्योंकि वो लाइन काम की नहीं थी सर। तो ऐसा देखा जाए तो कोई अमेंडमेंट नहीं था, ये काम की लाइन नहीं थी, मैचिंग कॉन्सेप्ट काम का था ही नहीं सर। तो ये जो वो प्रोविजन थे जो रिडंडेंट हो चुके थे ड्यू टू नॉन ऑपरेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 42, 43, इसलिए उसका रेफरेंस जहां जा रहा था उनको डिलीट किया सर, कोई खास बात नहीं सर। आओ मालिक, ये पढ़ने लायक अमेंडमेंट है, ये पढ़ने लायक सेक्शन है, ये मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए सर अमेंडमेंट भी बहुत अच्छा है, प्रोविजन भी बहुत अच्छा है, और सर बहुत अच्छा मैं इसलिए बोलता हूं कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में भी रोज काम आता है सर। और अमेंडमेंट इंडस्ट्री के लिए काम का है सर। सर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, आप समझना बात तो ध्यान से। पहली बात तो ये सर, ये तो है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस डायरेक्ट पोर्शन, नीचे एनालिटिकल व्यू ऑफ टॉपिक दे रखा है, इसमें मैंने रूल्स भी इंसर्ट किए हुए हैं, और जो एक्ट में लिखा है उसकी बात भी मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखी है, ध्यान दीजिएगा बात को। पहली बात तो ये, अच्छा मैं इंटरेस्ट का पूरा ही सेक्शन पढ़ा रहा हूं आपको सर, ओके, छोड़ दीजिए कि हमने इंटरेस्ट का भी पहले पढ़ा हुआ है। सबसे पहली बात इंटरेस्ट की बात कब आती है? दो सर्कमस्टेंसेस बात आई है। अच्छा एक बात और, ये पढ़ने से पहले बताओ मुझे इंटरेस्ट होता क्या है? आपका किस में इंटरेस्ट उसकी बात नहीं कर रहा मैं, अरे टैक्स में जो इंटरेस्ट उसकी बात कर रहा हूं, ब्याज। सर ये इंटरेस्ट क्या चीज होती है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है साहब? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट्स इट। आपने बैंक में एफडी कराया, आपका पैसा उन्होंने यूज किया, तो सर उन्होंने आपको इंटरेस्ट दे दिया। आपने किसी को लोन दिया, आपने किसी से लोन लिया, सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने उसको पे किया, दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अगर आपने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया तो आपको भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो सर दो सर्कमस्टेंसेस में इंटरेस्ट की बात आएगी। फर्स्ट, आपने अगर टैक्स की लायबिलिटी को जो ड्यू डेट था उसके बाद पे किया, भले ही पूरा बाद में पे किया या थोड़ा बाद में पे किया, जितना आपने लेट पे किया उतने अमाउंट पर उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा सर। तो फर्स्ट तो यही है। डिलेइंग पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और इन पार्ट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ओके। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, पहले यहां पे होता था आईटीसी मिसमैच। सर पहले यहां पे होता था आपने क्रेडिट नोट के बेस पर आपकी लायबिलिटी कम कर दी, पर रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिवर्स नहीं किया, उसका मिसमैच आ रहा था। अब मिसमैच का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर, प्रैक्टिकली ऑपरेटिव नहीं है, तो उसको तो क्या डिलीट, क्योंकि दैट वाज इनऑपरेटिव, और जो काम की बात थी वो है लिखी सर। अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल कर ली, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को आपने यूज कर लिया, तो जिस दिन यूज किया, जितना अमाउंट यूज किया, उस दिन से उसका इंटरेस्ट चालू, जब तक आप पे नहीं कर देते। क्लियर? पढ़ो। यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, इफ आईटीसी इज रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड देन इंटरेस्ट विल नॉट बी पेएबल। क्योंकि आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल किया पर यूज नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट की लायबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं आया, गवर्नमेंट के सर फंड्स को कोई इफेक्ट नहीं आया। आपने रॉन्गली आईटीसी अवेल किया, आप तो यूज नहीं किया, और यूज करने से पहले ही आपने अगर उसको रिवर्स कर दिया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एट ऑल। ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं जब लेक्चर पढ़ाया था मैंने आपको सर। मैंने आपको सैंडविच क्रेडिट, जब सर्विस टैक्स एक्साइज हुआ करता था, उस टाइम के जजमेंट के बारे में भी बताया था मैंने आपको, और मैंने बोला था देखना डेफिनेटली अमेंडमेंट होगा, और हो गया है। देखिए ध्यान से। तो सर दो केस में इंटरेस्ट लगेगा, अगर आपने लायबिलिटी लेट पे करी
सेकंड, आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज कर लिया, तो ऐसे केस में लगेगा इंटरेस्ट। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? दोनों ही केस में 18%, बात खत्म। पहले 24% हुआ करता था, मिसमैच वाले कॉन्सेप्ट में मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, 24% की बात आती ही नहीं है। दोनों ही केस में कितना है? 18%। और ध्यान देना बेटा, सर ये जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है, दिस इज इंसर्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। सर ये यहाँ पे 22 हटाइए, 2017 टाइपिंग एरर हुआ होगा सर। रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से सर ये। अरे क्लियर सर, सुनना बात को ध्यान से। रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 लिखा है सर इधर। ओके, वो गलती से 22 लिख दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा। ओके, बात को समझना ध्यान से। सर कहने का मतलब यह है कि रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज अगर आपने किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम ही है फ्रॉम 1 जुलाई 17। क्लियर? ओके, अब बात को समझना ध्यान से। सर पहले 24% था, वो मिसमैच वाले केस में था, डिपार्टमेंट उसको गलत कंसिडर करता था कि अगर आपने कभी भी रॉन्ग आईटीसी अवेल किया और उसको यूज कर लिया तो उसमें भी 24% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता था डिपार्टमेंट। बट यहां पर गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया, दिमाग खराब मत करना मंगल, 18% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली जब से जीएसटी आता तब से। ओके मालिक। सर अब कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर किस पीरियड से आपका इंटरेस्ट चालू होगा? सर जितना टाइम आपने लेट पे किया उतना टाइम का इंटरेस्ट। तो सर पहली बात तो ये, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पीरियड को? क्योंकि प्रिस्क्राइब पीरियड लिखा मतलब प्रिस्क्राइब मतलब रूल बनाया सर इन्होंने, रूल नंबर 88B। सर ये 88, ये यहाँ पे रूल नंबर 88B करिएगा बेटा अपनी बुक, 88B सब रूल नंबर 1 एंड सब रूल नंबर 2। ओके, जहां पे भी लिखा ना 88 नहीं है, 88B है बेटा, ये टाइपिंग एरर हुआ है सर। ओके मालिक, यहाँ पे भी 88B करिएगा आप, यहाँ पे भी 88B सब रूल नंबर 3, 88B सब रूल नंबर 1 सब रूल नंबर 2। ओके बेटा, ऐसे देखना ध्यान से। ओके ओके, ठीक है ध्यान दो। वैसे भी रूल नंबर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं सर, इधर ध्यान दो, होशियारी। सबसे पहली बात, नॉर्मल केस, अभी आईटीसी यूटिलाइजेशन को छोड़िए, नॉर्मल केस में अगर आप पेमेंट करने में लेट होते तो इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम। कितने पीरियड के लिए सर? भाई साहब ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है सर? ये आपको पता है, जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है सर, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होता है वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। तो जिस दिन आपको रिटर्न फाइल करना था उस दिन अगर नहीं किया, या उस दिन टैक्स पे नहीं किया, या कम टैक्स पे किया आपने, रिटर्न के अंदर ट्रांजेक्शन ही कम डिक्लेयर किए, क्लियर, तो नेक्स्ट डे से जब आप पे करेंगे सब्सिक्वेंट पीरियड में, तब तक का इंटरेस्ट 18% पर एनम, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। देख लीजिए सर, इन केस ऑफ बेलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जो ड्यू डेट थी उसके नेक्स्ट डे से, जैसे 20 तारीख ड्यू डेट है बेटा, तो 21 तारीख से लेकर जब आप पेमेंट कर देंगे एक्चुअली तब तक का इंटरेस्ट। क्लियर माहौल? ओके साहब। अब इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया तो ऐसे केस में इंटरेस्ट सर कितने पीरियड के लिए लगेगा और किस अमाउंट पे लगेगा? सब अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल। क्लियर? अच्छा, नॉर्मल कोर्स में तो लेट हो गए तो जितना अमाउंट आपने लेट पे किया उतना अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा सर। पर सर बात को समझने की कोशिश करना, मस्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं सर आपको एक। सर इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, सर एक छोटा सा मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं सर। यहां पर मान लो आपने सरकार 14 फेब को, 14 फेब यू नो वैलेंटाइन डे को आईटीसी अवेल किया, कितने का? 10 लाख का। बाद में आपको एहसास हुआ कि दैट वाज रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। ओके ठीक साहब, तो आपने केवल अवेल किया, कोई तकलीफ ही नहीं सर। आपने कब यूटिलाइज किया, कितना अमाउंट यूटिलाइज किया, वहां से मतलब है सर।
अब अपने फरवरी महीने में 14 तो जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने। सर अल्टीमेटली रिटर्न जब फाइल करते हैं आप फरवरी महीने का, उसमें आप लिखते हो कि मैंने इतना क्रेडिट अवेल किया है। क्लियर? उसमें कोई तारीख तो लिखते नहीं सर आप। तो फरवरी महीने में आपने क्रेडिट लिया, रिटर्न सबमिट किया, तो सर जब रिटर्न सबमिट किया तब मानते कि आपने क्रेडिट अवेल किया। अब सुनना बात को ध्यान से। सर अब फरवरी महीने की फरवरी महीने की लायबिलिटी मान लो 55 लाख। ओके, फरवरी महीने में आपके पास आईटीसी जो था ना, आईटीसी वो था बेटा 80 लाख रुपए का, 80 लाख का, इंक्लूडिंग दैट 10 लाख। 80 लाख में से 10 लाख रोंगली अवेल्ड था, और बाकी 70 लाख तो सही अवेल्ड था ना यार। अब आपने क्या किया होगा भाई, आउट ऑफ दिस 80 लाख, सॉरी आउट ऑफ दिस 80 लाख आपने 55 की लायबिलिटी पे करने के लिए 55 लाख का क्रेडिट यूज कर लिया होगा सर आपने। क्लियर? तो नेट कितना बचा बेटा? 0। आपने कुछ भी पे नहीं किया, और आपके पास आईटीसी बैलेंस रह गया कितना बेटा? 25 लाख। आउट ऑफ 80 लाख 55 लाख का आपने आईटीसी यूज कर लिया, रिमेनिंग 25 लाख क्रेडिट रह गया। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये आता है, मान लो फरवरी महीने का रिटर्न हमने फाइल किया था, मार्च में करते हो सर, 20 मार्च इज द लास्ट डेट, आपने 18 मार्च को रिटर्न फाइल कर दिया सर। रिटर्न मतलब 3 वीक। ओके, तो 18 मार्च को आपने क्रेडिट यूज किया मानेंगे। पहली बात तो ये, जिस दिन रिटर्न सबमिट करते हो उस दिन आप लायबिलिटी पे करते हो, उस दिन मान लेते हैं कि आपने उस दिन क्रेडिट यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो 55 लाख का आपने आईटीसी यूज किया है, क्या हम ये मानेंगे कि वो 10 लाख आपने यूज कर लिया? क्या फीफो वे से मानेंगे या कैसे मानेंगे? तो लॉजिकली सोचना, अगर आपने ये क्रेडिट 14 फेब का जो 10 लाख का रोंग आईटीसी था ये अवेल नहीं किया होता तो क्या होता? तो ऐसे केस में 70 लाख का क्रेडिट होता, 70। अब 70 लाख का क्रेडिट ऑलरेडी आपके पास था, लायबिलिटी 55 लाख की थी, तो आप क्या बोलते हैं वो 70 में से मैंने इसको यूज कर लिया सर। एनीवेज वो 10 लाख का क्रेडिट नहीं भी लेता तो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो सर वो 0 ही टैक्स पेपर होती सर। मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू वाइज को लॉस नहीं हुआ सर। तो सर इसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया और बोला मंगल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई फिफो बेस पे नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्या आपका आईटीसी अकाउंट में बैलेंस 10 लाख से कम हो गया क्या। मैंने बोला नहीं साहब, अभी 25 लाख का बैलेंस है। जिस महीने की लायबिलिटी, जिस महीने में मैंने रॉन्ग क्रेडिट अवेल किया उस महीने में सर मेरे पास आईटीसी लायबिलिटी पे करने के बाद भी बैलेंस है कितना? 25 लाख। मतलब मैंने वो 10 लाख को अब तक यूज नहीं किया, ये माना जाएगा। अब सर नेक्स्ट महीने की लायबिलिटी आई, सर कोई मेरे को आईटीसी यूज नहीं करना पड़ा सर। अभी भी 25 लाख का बैलेंस है, मैं तो कह रहा हूं सर 10 लाख का बैलेंस तो अभी भी है ही है मिनिमम। और सब, और मान लो सर कोई नेक्स्ट अगस्त मंथ आया, चलो मान लो अगस्त मंथ में आपको पता पड़ा अरे भाई वो 10 लाख का क्रेडिट जो था वो तो रॉन्गली अवेल्ड था, भले खुद को पता पड़ा या डिपार्टमेंट बताया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सर क्वेश्चन आता है, क्या आपने उस आईटीसी को क्या कर दिया? इमीडिएटली रिवर्स। सर वो 10 लाख का बैलेंस जो आपके पास पड़ा था वो कभी सर आपने यूज ही नहीं किया, ये माना जाएगा, क्योंकि आपका आईटीसी अकाउंट बैलेंस 10 लाख से कम कभी गया ही नहीं। सर जिस दिन आपने रिवर्स किया, मान लो अगस्त महीने का रिटर्न फाइल किया, उसके अंदर आपने रिवर्स कर दिया सर, तब तक आपके उस 10 लाख से तब तक आपके आईटीसी अकाउंट में 10 लाख से कभी बैलेंस कम हुआ ही नहीं। इट मींस हमने उसको यूज किया ही नहीं। यही डिपार्टमेंट ने ये रूल इंसर्ट करके बोल दिया। हाँ, मान लो अगस्त में भी आपने उसको रिवर्स नहीं किया, आपको ध्यान नहीं आया साहब, आपको दिसंबर में ध्यान आया, पर बीच में अक्टूबर महीने में या कोई भी मंथ मान लो सर आप, सर उसमें आपने आपकी जो लायबिलिटी थी उसको पे करने के लिए सर कुछ आईटीसी यूज किया, और आपके अक्टूबर मंथ में सारी लायबिलिटी पे करने के बाद आईटीसी अकाउंट में जो बैलेंस बचा था वो बचा था मान लो 4 लाख रुपए।
या जीरो बचा था सर, जो भी एग्जाम्पल ले लेना। इसका मतलब क्या है, स्टिल सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल किया, उसके बाद तक तो 10 लाख का बैलेंस था, पर अक्टूबर महीने के अंदर आपने जब लायबिलिटी पे करी सर, उस टाइम आपके पास आईटीसी अकाउंट का बैलेंस रहेगा कितना, 4 लाख। इट मींस आउट ऑफ दोस 6 लाख, आउट ऑफ दोस 10 लाख, 6 लाख यू हैव यूज्ड। और अब भले ही नवंबर महीने में आईटीसी अकाउंट में बैलेंस वापस 25 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, सर हम ये मानेंगे कि आपने वो 6 लाख यूज कर लिया था और अक्टूबर महीने की लायबिलिटी आपने पे करी थी। अक्टूबर महीने का रिटर्न अपने फाइल क्या मान लो सर 15 नवंबर को, और सर 15 नवंबर को आपने उस या लिख भी देता हूं, ध्यान रहेगा आपको सर, 15 नवंबर को आपने रिटर्न फाइल किया, मतलब इस 15 नवंबर को आपने 6 लाख का आईटीसी यूज किया है। कौन सा आईटीसी बेटा, आउट ऑफ 10 लाख 6 लाख रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आपने यूज कर लिया, और ये मानेंगे 15 नवंबर को आपने यूज किया। अब उसके बाद नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में आईटीसी अकाउंट का बैलेंस भले ही बढ़ गया, आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा, वी डोंट केयर। जिस दिन ये 10 लाख आप रिवर्स करेंगे, मान लो आपने जनवरी महीने का रिटर्न फाइल करते वक्त ये क्रेडिट रिवर्स की 10 लाख की, तब मानिए आपने पे करा, तब मानेंगे आपने वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आपने रिवर्स कर दी या गवर्नमेंट को वापस से पे कर दी, तब जाके आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कम रुकेगी। एंड सर 16 नवंबर से, आई रिपीट 16 ऑफ नवंबर से 15 नवंबर को रिटर्न फाइल किया, मतलब उस दिन यूज किया, तो 16 नवंबर से मान लो आपने जनवरी महीने का रिटर्न फाइल किया 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 लाख रुपए पे सर। कितने में भाई, 6 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 4 लाख पे नहीं बेटा। और हाँ मान लो दिसंबर महीने में बैलेंस हो गया जीरो आईटीसी अकाउंट में, मतलब रिमेनिंग 4 लाख भी आपने यूज कर लिया सर, तो उस 4 लाख पर दिसंबर महीने का रिटर्न फाइल क्या होगा, उस दिन से लेके जब आप 4 लाख पूरा 10 लाख जब रिवर्स करेंगे तब तक का इंटरेस्ट, मतलब जब जब आपका अकाउंट आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से कम जा रहा है, तब तब हम ये मानेंगे कि आपने उस अमाउंट को यूज किया, अदरवाइज यूज नहीं किया, और जितना कम गया उतना यूज किया, और जिस दिन रिटर्न फाइल किया उस रेस्पेक्टिव मंथ का, उस दिन से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, जो आपको पे करना पड़ेगा 18% पर annum से, सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज। आई होप पूरी बात आपके यहां फिट होगी सर, क्लियर माहौल। सरकार अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन भले न्यूमेरिकल दे, थ्योरी बना के दे, केस बना के दे, आई होप आप सॉल्व कर देंगे, लॉजिक यहां फिट हो गया सर आपके, क्लियर डन। इसको शिद्दत से पढ़ना, मस्त हो गया देखना सर। ये आप चाहे तो यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड, इसको लेक्चर को पॉज करके या आपकी नोटबुक में आप कॉपी कर लीजिए, ये एग्जाम्पल बड़ा काम का हो सकता है आपके लिए। ओके मेरी बात आप तक पहुंच गई शायद। ओके आप चाहे तो लैंग्वेज से पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए सर। यहां पे ये पढ़ो, इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, the period starting from the date of utilization of the wrongly availed ITC till the date of reversal of the credit or the payment of tax in respect of such amount। जब सर आपको एहसास हुआ कि गलत क्रेडिट लिया, तब बैलेंस था आईटीसी का तो आपने रिवर्स कर दिया, नहीं था तो आपने पे कर दिया बेटा, जिस दिन हमने यूज किया वहां से बेटा। द आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड शेल बी कंस्ट्रूड टू हैव बीन यूटिलाइज, कब मानेंगे आपने यूटिलाइज किया, व्हेन द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर falls below the amount of ITC wrongly availed। जो wrongly आपने ITC avail करी थी उससे बैलेंस जब कम हो जाता है, उस दिन मानते आपने यूटिलाइज किया। एंड द एक्सटेंट ऑफ सच यूटिलाइजेशन ऑफ ITC shall be the amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। मतलब एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या मानेंगे सर 6 लाख रुपया सर। आपका ITC अकाउंट बैलेंस कितना रह गया, 4 लाख मिनिमम था बेटा, मतलब आपने 6 लाख ही यूज किया सर, क्लियर डन। फर्दर द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ सच डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच आईटीसी शेल बी टेकन टू बी, किस दिन आपने यूज किया देख लीजिए सर, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया वो दिन, या फिर जैसे आपने अक्टूबर महीने का रिटर्न का ड्यू डेट था 20 नवंबर, और उसके बाद अगर आपने अक्टूबर महीने का रिटर्न फाइल किया जिसमें आपने ये आईटीसी यूज किया था, तो जो ड्यू डेट थी 20 नवंबर वो या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर विच एवर अर्लियर, उस दिन मानेंगे आपने आईटीसी यूज किया सर। पढ़ लीजिए, द डेट ऑन विच रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न विच एवर इज अर्लियर if the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax through the said return। तो किस रिटर्न की वजह से आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस कम हुआ, अक्टूबर महीने की रिटर्न की वजह से आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से कम हुआ। तो अक्टूबर महीने का रिटर्न आपने
किस दिन फाइल किया वो दिन, या एक्चुअल या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, उस दिन मानेंगे आपने आईटीसी यूज किया सर. एंड द डेट ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर व्हेन द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड इन ऑल अदर केसेस. जैसे आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया क्रेडिट लेजर से और आपको रिफंड मिल गया, उसकी वजह से आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस कम हो गया बेटा. तो इन ऑल अदर केसेस जिस दिन आपका आईटीसी अकाउंट में बैलेंस कम हुआ था 10 लाख से, उस दिन मान लेंगे कि आपने आईटीसी यूटिलाइज किया, उस दिन से लगेगा इंटरेस्ट 18% पर एनम. क्लियर, डन. ये भारत माता की जय. ये वाला पॉइंट मैंने पढ़ा दिया. इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी द इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन द अमाउंट बाय व्हिच द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब एक लास्ट पॉइंट बचा ये वाला, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, पर मैं वापस बता रहा हूं आपको सर. ये जो आपने पहले पढ़ा था वही पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको सर. अब ये नॉर्मल रूटीन वाला जो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स है उसकी बात है सर. समझना बात को ध्यान से, जो आपको ऑलरेडी आता है. जनवरी महीने की लायबिलिटी थी मान लो 14 लाख रुपीज. कितनी भाई? 14 लाख. आपके पास आईटीसी अकाउंट बैलेंस था 10 लाख रुपए का. नेट कितना पे करना था? 4 लाख रुपए. अब जनवरी महीने का रिटर्न फाइल करने में आप लेट हो गए, तो जनवरी की लायबिलिटी लेट पे करी सर आपने. जो ड्यू डेट था उससे लेट फाइल किया आपने, तो इसका मतलब पेमेंट भी लेट किया आपने. अब सर इंटरेस्ट लगेगा वो केवल 4 लाख पे लगेगा या एंटायर ग्रॉस लायबिलिटी 14 लाख पे लगेगा? ये पॉइंट आप पहले ही पढ़ चुके हो, वापस रिवाइज कर रहा हूं. इसमें कोई चेंज नहीं है सर, वो पॉइंट रूल के फॉर्म में डाला है. और सर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर असेसी मेयरली रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाता है, इफ द असेसी डिलेज इन फाइलिंग द रिटर्न, और उसकी वजह से उसकी लायबिलिटी लेट पे हुई है, तो ऐसे केस में जो नेट टैक्स पेएबल इन कैश है, नेट टैक्स पेएबल इन कैश वाज ओनली ₹4 लाख, इसी पे लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज. कितने में बेटा? 4 लाख पर. नेट टैक्स पेएबल इन कैश, उसी पे लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum एज पर नंबर ऑफ डेज. क्लियर, डन. बात समझ में आई आपको मेरी? ये आई होप यू गॉट द पॉइंट. और केवल 4 लाख पर लगेगा इंटरेस्ट अगर एसएससी ने टैक्स लेट पे किया था, क्योंकि उसने रिटर्न लेट फाइल किया था इसलिए. सेकंड, आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया. सेकंड केस ध्यान देना बेटा आप, इसके 2 एक्सेप्शन है. उन 2 एक्सेप्शन केस में पूरे 14 लाख पे आपको लगना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट. समझना, अगर आपने जो रिटर्न फाइल किया था जनवरी महीने का, वो तो फाइल कर दिया जनवरी महीने की ड्यू डेट के टाइम पे ही सर आपने, पर उसमें 2 ट्रांजेक्शंस डिक्लेयर करना रह गए, 2 इनवॉइस डिक्लेयर करना रह गए, जिसकी लायबिलिटी थी 14 लाख रुपए. वो ट्रांजेक्शन डिक्लेयर करना रह गया जनवरी महीने में कि रिटर्न में, रिटर्न तो फाइल कर दिया. अब वो पता पड़ा आपको ओमिशन कब? अगस्त महीने में. अगस्त महीने के रिटर्न के अंदर आपने क्या किया? वो 2 ट्रांजेक्शन डिक्लेयर किए और उसका टैक्स अब पे कर रहे हो, तो एंटायर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो है 14 लाख, इस पे आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट. कितने पे सर? एंटायर 14 लाख पर. अरे क्लियर मालिक? डन. सर सुनना बात को ध्यान से. सर पूरे 14 लाख पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप सर कोई ट्रांजैक्शन ओमिट कर दिया था, कोई ट्रांजैक्शन आपसे भूल गए थे और आपने वो उस रेस्पेक्टिव मंथ की लायबिलिटी के साथ में इसको पे नहीं किया था, आपने पे किया बाद में, रिटर्न तो फाइल कर दिया जनवरी महीने का कभी भी, पर वो 2 ट्रांजैक्शन आपने बाद में डिक्लेयर किए, तो ऐसे केस में पूरे 14 लाख ग्रॉस लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, वही अभी भी है, रिवाइज करा रहा हूं केवल मैं आपको सर. एक और एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है सर. सेकंड एक्सेप्शन, अगर आपने रिटर्न जो फर्निश किया था वो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74 इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट पीरियड, सेक्शन नंबर 73 या 74 का प्रोसीडिंग शुरू हो गया था, उसके बाद आपने रिटर्न फाइल करके टैक्स पे किया, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नेट टैक्स लायबिलिटी पे नहीं सर. क्लियर? भले ही पे करेंगे आप नेट टैक्स लायबिलिटी पर, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरे 14 लाख पे सर, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे सर. क्लियर? डन. और सेकंड एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था पहले, if any tax liability of a particular tax period is declared in the return for any subsequent tax period, subsequent tax period के रिटर्न में अगर आपने डिक्लेयर किया था तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं तो केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए था तो नेट टैक्स लायबिलिटी पेएबल इन कैश, उसी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और आपको पता है ये अमेंडमेंट भी जो था वो रेट्रोस्पेक्टिव था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 बेटा.
क्लियर? आई होप पूरी बात इंटरेस्ट की यहां आप तक पहुंच गई है सर। इसी के साथ भारत माता की जय, ये भी पॉइंट खत्म होता है अब। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। अरे क्लियर है मालिक? अब हम आगे कहा चैप्टर नंबर 12 में। सर तो देख ले क्या चैप्टर नंबर 12 में क्या अमेंडमेंट हुआ था। चलिए सर, ठीक है सर, एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 12 के अमेंडमेंट देख लेते सर। 2 मिनट का काम है सर, कोई खास नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 12 के अमेंडमेंट के बाद हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ओके, सुनिएगा बात को सर कि सर चैप्टर नंबर 12 में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ क्रेडिट नोट को लेके। सेक्शन 34 जो था कि किसी भी टैक्स इनवॉइस के रेस्पेक्ट में क्रेडिट नोट आप कब तक इश्यू कर सकते हो। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जिस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ था, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो। अगेन वही अमेंडमेंट जो हम 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर वो सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट हटा दिया और वहां 30 नवंबर लिख दिया सर। तो सर 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, उससे पहले आप क्रेडिट नोट इश्यू कर देना। उसके बाद आप क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर पाएंगे। मतलब पहले सितंबर मंथ था, अभी नवंबर तक कर दिया सर। क्लियर? तो क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट बढ़ा दिया सर। जैसे आपने जनवरी 2023 में कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू किया, अब उसके रेस्पेक्ट में क्रेडिट नोट इश्यू करना है तो कब तक इश्यू कर सकते हो सर आप? जनवरी महीने के बाद, फरवरी, मार्च, इसमें तो कर ही सकते हो। अगले फाइनेंशियल ईयर में भी 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप सर क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कोई खास बात नहीं, कोई टफ पॉइंट नहीं, इजी पॉइंट पर इंडस्ट्री में काम का पॉइंट है सर। तो वो तो डायरेक्ट पोर्शन था, ये एनालिटिकल पॉइंट अपने लैंग्वेज में जो लिख रखा था वहां पे था सर। फिर मैंने जो इसके बाद एक्सपायर्ड ड्रग का जो सर्कुलर दे रखा था, उस सर्कुलर में भी 30 नवंबर आया, तो मैंने ये पेज भी आपको दे दिया सो दैट आप अपनी बुक के अंदर ये पॉइंट में भी चेंज कर दो सर, सो दैट आपका सर्कुलर पढ़ते वक्त ऐसा नहीं हुई कंफ्यूज हो जाए सर आप। सर फिर सर्कुलर के अंदर ये डेट्स भी मैंने चेंज कर दी सो दैट आप नए लोग के हिसाब से प्रोविजन को पढ़ पाए बेटा। तो ये पेज भी मैंने अमेंडमेंट के हिसाब से दे रखा है। तो इस पेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर सर उसका इफेक्ट जो सर्कुलर में आ रहा था वो भी मैंने आपको चेंज करके दे दिया सर। आइए मालिक सर, एक और क्वेश्चन है सर, इलस्ट्रेशन 9 जो आपकी बुक में मैंने दे रखा था सर। इसमें भी सर यहां पर इसको कट करके 30 नवंबर का देना सर। तो ये भी आपका एक इस क्वेश्चन में अमेंडमेंट का इफेक्ट था, वो बता दिया मैंने आपको सर। आइए सर, अब ई इनवॉइस आपको पता है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा सर, आपको पता भी होगा सर कि सर ई इनवॉइस के एप्लीकेबिलिटी का स्कोप धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ा रही है। तो सर पहले जो 20 करोड़ का लिमिट था उसको बढ़ा के कितना कर दिया, उसको कम करके कितना कर दिया, 10 करोड़ कर दिया। और बोल दिया क्या, अगर किसी भी एसएससी का फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एग्रीगेट टर्नओवर वाज एक्सीडिंग ₹10 करोड़, एक्सीडिंग ₹10 करोड़, और वो अगर B2B सप्लाई करता है या एक्सपोर्ट करता तो उसको ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट्स इट। तो 20 करोड़ की जगह कितना कर दिया सर, 10 करोड़। सर ई इनवॉइस के स्कोप को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं सर ये सरकार। प्लस एक यहां पर इन्होंने रूल 46 जो था ना बेटा, कि रूल 46 में लिखा था कि इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, उसमें एक क्लोज नंबर एस इंसर्ट किया। क्या इंसर्ट किया कि अगर आप पर ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, पर गवर्नमेंट ने मान लो आपको एग्जाम किया हुआ है, किसी वजह से आप पर ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते, आपको आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आपको आपके इनवॉइस पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्लियर? डिक्लेरेशन क्या देना पड़ेगा वो देखिएगा, पर पहले ये पढ़ो। फर्दर एज पर क्लोज नंबर एस ऑफ रूल नंबर 46 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, ये क्लोज नंबर याद नहीं करोगे चल जाएगा सर। इफ एनी पर्सन टू हुम रूल नंबर 48(4) अप्लाइज, मतलब ई इनवॉइस के प्रोविजन जिस पे अप्लाई होते हैं, issues any invoice in any manner other than the manner specified in the said sub rule, मतलब वो ई इनवॉइस के अलावा किसी और फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में बिल इश्यू करता है, then the following declaration is also required to be given on the invoice. क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सर? I or we hereby declare that though our aggregate turnover in any of the preceding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub rule number 4 of rule number 48, अभी जो 10 करोड़ है, ऑल द हमारा टर्नओवर ज्यादा है साहब, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of said sub rule. सर हम पे प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते, इनको डिक्लेरेशन अपने बिल पे देना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि जिसपे ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं वो अगर ई इनवॉइस के फॉर्म में ई इनवॉइस नहीं देता है तो रेसिपिएंट के पर्पस के लिए उस इनवॉइस को इनवॉइस ही नहीं मानेंगे। अगर आप पे ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं और आपने किसी और फॉर्म में बिल इश्यू किया है, तो सर यहां पे लिखा था सर, हमने पढ़ा था सर ऑलरेडी, सच इनवॉइस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस, और उस रेसिपिएंट को कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा ऐसे बिल के बेस पे सर।
इसलिए अगर आप ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं पर आपको कोई एग्जामिशन वगैरह दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो आपको ये डिक्लेरेशन बिल पे देना पड़ेगा, सो दैट रेसिपिएंट को तकलीफ नहीं आए, रेसिपिएंट आपको प्रेशराइज नहीं करे, भाई साहब हमको तो ई इनवॉइस ही चाहिए, नहीं तो हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सर इनको। क्लियर? कोई खास बात नहीं सर। क्लियर मालिक? डन सर। और इसके साथ जो मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा था ई इनवॉइस का, उसमें जो एग्जांपल दे रखे थे उसमें भी 20 करोड़ की जगह 10 करोड़ मैंने एग्जांपल में चेंज कर दिया सर। यहाँ पे वो एग्जांपल था जिसके अंदर 10 करोड़ का फिगर था, उसको 5 करोड़ मैंने किया, भाई जस्ट एग्जांपल है सर, आप ध्यान रखिएगा बस। क्लियर? तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल भी चेंज किया, वो भी पेज मैंने आपको स्कैन करके दे दिया, सो दैट आपकी बुक के अंदर आप इसको अच्छे से इंसर्ट कर पाए सर। आइए सर। ओहो खत्म। तो सर ये टैक्स इनवॉइस तक चैप्टर नंबर 12 तक हमने अमेंडमेंट कर लिए। अगले अमेंडमेंट चैप्टर नंबर 13 से हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए पेज नंबर 94 तक हम पहुंच गए। कोई टफ नहीं लगे होंगे आपको, आराम से कंफर्टेबली होले होले आपके एंड पे अमेंडमेंट हो रहे होंगे। ओनली थिंग मैं कह रहा हूं, सक्सेस का एक ही मंत्र है, आपका कॉन्फिडेंस। सक्सेस का एक ही मंत्र है, आपका कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को दवाई नहीं है कि खिलाई और यस आई एम कॉन्फिडेंट, नहीं। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपको चीजें आएगी। क्लियर? और चीजें आपको अच्छे से कब आएगी? जब आप खुश होकर पढ़ते हो, मस्त होकर सर आप पढ़ाई करते हो, पूरा दिल लगा के, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली सर चीजें आपको समझ में आएगी। चीजें समझ में आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी सर। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय एंड मस्त रहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल एंड वी ऑल आर विथ यू। लव यू अ लॉट। टेक केयर, बाय बाय।